आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल है हमारे 36 से लेकर 51 तक, हमने उनमें बहुत सारी चीजें कवर करी थी। हमने जो कवर करा था वो करा था AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने या जो ऑनलाइन बैठे हैं या जो फिजिकली बैठे हुए हैं अभी, अगर आपने वो क्लास नहीं ली किसी कारणवश से, तो आई बटन के अंदर चले जाइए इस वीडियो के, वहां पर आपको जाकर मिल जाएगी वीडियो। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया बार के अंदर कुछ क्वेश्चंस डीपीएसपी में से भी आए हैं, तो आपको वो ध्यान में जरूर रखना है कि वो क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम हो रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन जो मेरे को याद है उसमें आ गया था, डीपीएसपी जो है क्या वो इन्फोर्सिएबल है या नहीं है। तो ऐसे में आपको अगर यही मतलब नहीं समझ आएगा कि इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताइए डीपीएसपी जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इन्फोर्सिएबल है या नहीं है? बताइए फटाफट से, कौन बताएगा। लेकिन पहले आपको हैंड रेस करना, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। मैं पूछूंगा जिससे पूछना है, जल्दी से हैंड रेस करिए आप में से अगर कोई बता सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी। बताइए मिनिक्षा मैम। आई थिंक कि वर्ड कभी भी यूज मत करो, ये आप दिखा देता है कि आप उस चीज के लिए श्योर नहीं है, आपकी श्योरिटी नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके, तो ये आई थिंक वाला वर्ड यूज मत करा करो। हाँ जी आशा मैम आप बताइए। तो नहीं पता अच्छा है, हाँ जी सर आप बताइए। अनइनफोर्सेबल, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनफोर्सिएबल नहीं है। इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं क्या है। इसके पीछे का रीजन यह है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स में जो जो बातें कही गई हैं वो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया है कि भैया 6 साल से तक का जो बच्चा है उसके लिए स्पेशल केयर करी जाएगी और उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ऐसे में गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी के अंदर ये चीज मेंशन नहीं कर सकती, तो यू डोंट हैव अ राइट टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर ऑनरेबल कोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ इश्यूज। आप इन इश्यू को लेके कोर्ट में इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनफोर्सिएबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, मैं फिर भी आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, फिर हम फटाफट से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। इसके अंदर यह देखिए, आप जैसे जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको यह पता था कि भाई अगर हम गवर्नमेंट को डायरेक्शंस नहीं दे पाएंगे, मतलब एक तरीके का अगर उनको व्यू नहीं दे पाएंगे कि आपको पॉलिसी किस तरीके से बनानी है, तो वो पॉलिसी नहीं बना पाएंगे और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम काम आएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई नया लॉ लाना चाह रही है, गवर्नमेंट को यह यार हम लॉस किन किन चीजों को लेकर बनाए, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट को डीपीएसपी से मदद मिल जाएगी। क्योंकि डीपीएसपी जो हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके द्वारा क्या चीज आपको समझ आती है, उसके द्वारा ये चीज समझ आती है कि भैया जब पॉलिसी आप बना रहे हो कोई, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों के ऊपर लॉ आपको बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी को लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि भैया मैटरनिटी उसको लेकर कुछ ना कुछ पॉलिसीज आप बनाओ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आप देखते होंगे, वर्कर्स को लेकर भी भाई बहुत सारे जितना भी हमारे एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोल लो आप या लेबर एक्ट बोल लो, तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इनमें कहीं ना कहीं झलक आपको दिखती है। फ्री लीगल एड है, जैसे फ्री वो लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराई जाती है, केस लड़ाए जाते हैं। आर्टिकल 39A उतार लो, सीधा आप अगर उठाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ भाई आर्टिकल 39A में भी कहीं ना कहीं रेफरेंस दिखता है गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है। ये रहा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाए फंडामेंटल राइट्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, हालांकि यहां जरूरत नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है।
अब अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनफोर्सेबल है या अनइनफोर्सेबल है, फटाफट से इसका आंसर बताइए, कोई भी जिसको पता है हैंड रेस करके पहले। आशा मैम आप बताइए फटाफट से। क्या रीजन 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 कौन आर्टिकल इसको सपोर्ट करता है? लीगल रेमेडीज अगर हमें लेनी हो, हम कौन से आर्टिकल को अप्रोच करेंगे? आप श्योर नहीं हो मैम? मैंने 1000 टाइम्स हर एक को ये बोल रहा हूं कि रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपके लिए काफी ज्यादा चीज खतरनाक बनती चली जाएगी। रिवाइज नहीं कर रहे तो ऐसी 234 या 24 या 32 ही जैसा आपका आंसर निकलेगा। रिवाइज इज मस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हो ना और आप रिवाइज नहीं कर रहे तो ये मान लीजिए आप 40% ही पढ़ रहे हो, 60% आप नहीं पढ़ रहे हो। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। तो इसलिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप अप्रोच कर सकते हो अपनी लीगल रेमेडीज के लिए फंडामेंटल राइट्स के एवज में। फॉर एग्जांपल आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया तो इसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच कर जाओगे आर्टिकल 32 से। और अगर हम हाई कोर्ट अप्रोच करने की बात करें तो कौन सा आर्टिकल होगा, फटाफट से बताइए। हाँ जी मिनिक्षा मैम हैंड रेस करा आपने, बताइए। हाँ, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है कि आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो सीधा। रिट्स हमने पढ़ ली, हमने ऑलमोस्ट पीछे का सारा पढ़ लिया। तो आज आ जाते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जो हमारा शुरू होता है आर्टिकल, बताइए सर, आपने कल क्लास में ये चीज तो पढ़ी थी, आर्टिकल 52। जल्दी से अपने अपने बैरक्स खोल लीजिए भाई। जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, अपना अगर आप पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ रहे हो तो भाई अपने बैरक्स अपने साथ में रखिए, और स्पेशली वो बैरक्ट आप अपने साथ में रखिए जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप बैरक्ट यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से उसको पढ़ोगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उसी सेम बैरक्ट को लेके बैठोगे, खोलोगे, तो आपको बहुत चीजें उससे रिलेटेड अपने आप ही एग्जाम टाइम में याद आ जाएंगी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आशा मैम आपके लिए भी है, आप शायद बैरक्ट रखते नहीं हो तो कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके बैरक्ट परचेज कर लो। अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो बढ़िया है, अरेंज कर लो। अगर नहीं हो रहे तो आपको परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए वो अच्छी चीज नहीं रहेगी एग्जाम टाइम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाइए फटाफट आर्टिकल 52 पर, जो बात करता है दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इसके हम पढ़े मतलब आर्टिकल के बारे में तो कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, एक से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। यहां लिख देंगे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे आर्टिकल कौन सा है। आप यहां कहां फंस जाओगे, आप यहां क्या ढूंढते रहोगे यार, कहां पे दिया है, कहां पे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है। एटलीस्ट अगर आपको इतनी भी नॉलेज होगी ना कि यार 52 आर्टिकल्स के अराउंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो आप इजीली वहां से जाकर उसको आर्टिकल को ढूंढ लोगे। जो आर्टिकल 52 है वो यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आर्टिकल बात करता है 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो सिंपल सी मैं एक बात बता देता हूं, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो यूनियन काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो काम करते हैं, उस पावर का जो सुप्रीम कमांडो है, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट जो पर्सन होगा वो होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एग्जीक्यूटिव अगर हेड आपसे पूछ लिया जाए कौन है तो आपको इसमें बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको नहीं बताना। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे अगर इस आर्टिकल के बारे में तो क्लोज 1 पर आ जाइए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो एक बंदे में समाहित है, किसमें? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है ये किसके द्वारा एक्सरसाइज करी जाएगी? ये करी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली करेगा कौन? इनडायरेक्टली करेंगे
जो इसके सब ऑर्डिनेट होंगे, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो होंगे, उनके द्वारा विद द अकॉर्डेंस ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द अकॉर्डेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे आप भैया, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव पावर का यूज। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, देखो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस हो गई, ठीक है, रेलवे हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट्स की जितनी भी अथॉरिटीज है वो सब एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। ठीक है, वो सब किस में आती है, सबको एग्जीक्यूटिव के, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज होता है ना, वो इसी के लिए होता है। ठीक है, तो सारा जो काम है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही चलता है, इस चीज को ध्यान रखना। निक्षा मैम आप हैंड रेस कर रहे हो, बताइए कुछ अगर आपका कुछ है क्वेश्चन। वाईफाई कनेक्ट है, होना तो नहीं चाहिए मैम, क्योंकि चलो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आवाज कटने का इतना इश्यू ना। एक बार मैम नेट चेक कर लो कि आयशा मैम आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। सर मुझे तो नॉइस सी हो रही थी, जैसे कॉल वगैरह आती है, अब ठीक है। आप ठीक है, हो सकता है कोई मैसेज वैसेज आएगा, खैर छोड़ो उसको। अब आ जाओ फटाफट से क्लोज टू पर भाई। और एक चीज मैं बता दूं, देखो जो सब क्लोज टू है वो एक सिंपल सी बात कर रहा है, हमारी कितनी सेनाएं हैं, हमारी 3 सेनाएं हैं। ठीक है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, हमारी 3 सेनाएं हैं। इन 3 सेनाओं का जो हेड है, मतलब ठीक है, जो सबसे टॉप मोस्ट पर्सन है, वो टॉप मोस्ट पर्सन कौन है, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों सेनाओं का। ठीक है, जो सबसे बड़ा पर्सन है इन 3 सेनाओं में, कमांडर है सबसे बड़ा, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखो सब क्लोज टू के पढ़ रहा हूं मैं, विदाउट प्रीजुडाइज टू द जर्नैलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। कोई भी अपनी पावर वगैरह एक्सरसाइज करेंगे तो वो लॉ के अकॉर्डिंग उनको करनी पड़ेगी, जैसे वो है। ठीक है, और जितने जो भी इनका डिफेंसेस फोर्स का सुप्रीम कमांड जो है वो कौन है, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड क्लोज छोड़ दो, फटाफट से आ जाओ आर्टिकल 54 पर, जो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो काफी ज्यादा जरूरी है। ये लीगल राइट्स नाम से जो है भाई साहब कौन है, ये एक बार जरा अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। ओ माय गॉड, ओके ओके सर, कैमरा ऑन कर लेते, पहले पता लग जाता मेरे को। लीगल राइट्स आप हो, हमारे राकेश सर हैं। देखो भाई, ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं भाई, आप भी यूट्यूब वालों ध्यान से इस चीज को देखना, और भाई जितने बैठे हैं सब ध्यान से देखो। नोट डाउन करते रहना। ये पार्लियामेंट होता है ना, संसद भवन हमारा, उसके 2 हाउसेस होते हैं। टू हाउसेस होते हैं उनके। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कितने 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनको ना, इस वाले को बोलते हैं हम लोअर हाउस, और इस वाले को बोलते हैं हम अपर हाउस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, लोकसभा राज्यसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और अपर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को
अपर हाउस। इसको याद ऐसे करना, L फॉर लोअर हाउस, L फॉर लोकसभा। इसको ऐसे याद कर लेना अगर आपको याद नहीं होता, ठीक है। और इसको एक नाम से और बोला जाता है, बताओ फटाफट से किस नाम से बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल आप कह सकते हो। और इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर इनके बारे में बात होए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीज आ गई समझ सबको? होप सो मेरे हिसाब से आ गई होगी। दो तरह के हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बोला जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब भाई देखो क्या है, अगर इलेक्शन होने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन अगर होने, एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स बोथ द हाउस। एक जो इलेक्टेड मेंबर है दोनों हाउस के, वो वोट डालेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। और दूसरा कौन है बताओ? इधर लिख देता हूं मैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो स्टेट में विधानसभाएं होती है ना, विधान परिषद की बात नहीं कर रहा मैं, विधान सभा, उनके इलेक्टेड मेंबर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कहां होती है? इन स्टेट्स, जो स्टेट्स में होती है। स्टेट में ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी वगैरह अगर आए, दिल्ली वगैरह की बात करें, तो उनके भी राइट है वोट डालने का। मेन ये है, ठीक है। तो अब अगर हम आर्टिकल देखते हैं 54, तो आर्टिकल 54 कहता है द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्ट्रो कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट
और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अब ये बोल रहा है कि भैया अगर बात करें आर्टिकल 55 की, तो स्टेट जो लिखा है ना वर्ड, उसका मतलब ये है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको भी राइट है वोट डालने का। दिल्ली और सेकंड पौंडीचेरी। ठीक है, किस किस को आ गया देखिए, बोथ द हाउसेस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। स्टेट के अंदर ये भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेट वर्ड है ना, इनके अंदर ये भी आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन जल्दी बताओ, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी आज ही करना है और टाइम है नहीं इतना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनी वन ऑफ देम, किसी को नहीं समझ आया हो एक बार मेरे को जरा बोल के बता दो, क्लैरिफाई कर दो। हाँ जी सर, क्लैरिफाई भाई। बाकी आपको? हाँ जी मैम, आ गया आप सबको समझ? हाँ जी भैया। आपको भी आ गया आशा मैम? अच्छा, और राकेश सर आपको? राकेश सर, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है भाई, देखो मैं सबसे एक एक करके नहीं पूछ सकता, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं पर्टिकुलरली एक दो से पूछ लेता हूं। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया है, जो ऑफलाइन बैठे हैं या फिर इधर बैठे हैं वीसी पर या जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, भाई आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं समझा दूंगा। अब फटाफट से आते हैं हमारे, देखो भाई आर्टिकल 55 जो बताता है वो बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, कहाँ वोट क्या, ये उनमें जाने की हमारी जरूरत नहीं है, तो उसमें ध्यान मत देना। अब आ जाइए फटाफट से आर्टिकल 56 पर, जो टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। तो फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date of on which he enters upon his office। देखो भाई, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर उनके टर्म्स की बात करें तो वो 5 years के लिए आते हैं। कितने के लिए आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे? 5 years उनका टेन्योर चलता है, उनका टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड कब से शुरू होगा? जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, जिस दिन से वो अपने ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया बार में अगर ये आ जाए कि भैया क्या टेन्योर है, तो उसमें दोनों टर्म्स का ध्यान रखना कि एक तो 5 year है और किस दिन से शुरू होगा? जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन से, ठीक है। पहली चीज ये आ गई। अब आ जाइए 56 के प्रोवाइजो में, जो क्लोज 1 का जो प्रोवाइजो दिया है वो क्या बोलता है? प्रेसिडेंट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। देखिए, अगर इस 5 year के दौरान अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन देना चाहते हैं, तो राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिजाइन वो दे देंगे। किसको अपना रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट को, अपनी राइटिंग में, ठीक है। पहली चीज इसका ध्यान रखना। अब एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, किसका? आपका प्रोवाइजो का। वो कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगर हटाए जाएंगे, मतलब उनको किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बता रहा हूं, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने अगर आगे 54 55 आर्टिकल पढ़ा है ना, तो उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, ये बोला गया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बाहर नहीं जाना। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बात कही गई है, अगर उसका वायलेशन किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, तो ऐसे में आपको हटाया जा सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है, 4-5 आपको ऑप्शन दे दिए गए, 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उसमें वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आ जाए वो सबसे बढ़िया है। अगर उसमें मर्डर का आ जाए कि भैया मर्डर करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्डर भी करते तो उसकी पनिशमेंट उन्हें नहीं मिलती, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं अपने टेन्योर के टाइम पे, जब इन 5 ईयर में, ठीक है, इन 5 ईयर में उनको ये प्रिविलेजेस दी गई है। लेकिन अगर उनको हटाना है, उनको इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट लानी है, तो उसके लाने का रीजन में सबसे बड़ा यही है, क्या, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, वो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज एक और है इस प्रोवाइजो में, इस प्रोवाइजो ये भी बात कहता है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर उन्होंने अपनी टर्म्स 5 ईयर की कंप्लीट कर ली है, मान लीजिए 5 ईयर उनके कंप्लीट हो गए, तो वो क्या फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं, फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, जी हाँ, वो फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, दोबारा से वो रीअपॉइंट हो सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। एक चीज और है जो क्लोज 2 बात करता है, सेक्शन 56 की, वो कहता है कि कोई भी, मतलब जैसे अगर रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है एज सुन एज पॉसिबल, जो हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर हैं, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल के यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस चीज के बारे में इंटीमेट वो करेंगे, इस चीज के बारे में वो एड्रेस करेंगे, बताएंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने वो अपना रेजिग्नेशन उन्होंने मुझे दिया है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आ जाइए एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, मैं फिर भी लेकिन पढ़ देता हूं, अ पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट shall subject to other provision of this constitution be eligible for re-election to that office। तो सिंपल सी बात है भैया, वो दोबारा से वो बन सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, दोबारा से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाइए आर्टिकल 58 के अंदर जो बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, अगर वो इलेक्शन जब लड़ने जा रहे हैं तो क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो क्वालिफिकेशन है अगर वो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर दी तो ठीक है, अगर वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करी तो ऐसे में वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो जो जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर बात करेंगे। देखो मैं एक चीज बता देता हूं भाई, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इसलिए आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कि भाई कहां पे कौन सी बात दी गई है। आपको मैं वर्बल इसलिए हर बात बता के चल रहा हूं ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम टाइम पे आए तो आपको इतना दिमाग में आ जाएगा, क्या यार ये वाली बात मुझे बताई गई थी, तो इसका आंसर ये है। कई बार आपको डायरेक्ट आंसर दिमाग में ही होता है आपके, और वो आपका टाइम बचाएगा एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाइए आर्टिकल 58 पे जो बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या बात है, सबसे पहली बात है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। जो पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक। सबसे पहली उन्होंने
35 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया हो, 35 साल के वो हो, ठीक है। 35 ईयर की एज कंप्लीट मतलब 35 साल के वो हो गए हो, ठीक है। और वो हाउस ऑफ द पीपल, बताइए मैम हाउस ऑफ द पीपल किसे बोला जाता है? आशा मैम फास्ट, आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू, फटाफट से बताइए। हाउस ऑफ पीपल सर वो लोकसभा। हाँ जी, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को बोला जाता है। तो वो लोकसभा के मेंबर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको भी वो फुलफिल करते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर उनको इलेक्शन लड़ाना हो लोकसभा का, तो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो भी उन्होंने फुलफिल कर रखी हो, तब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। देखिए भाई, अगर किसी पर्सन ने ऑफिस प्रॉफिट होल्ड कर रखा है किसी ऐसी अथॉरिटी का जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल यूनियन लेवल पे हो, तो वो पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो पहले उसको वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, किसी को पता है तो बताओ फटाफट से। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो जो भी मैं चीज पूछता हूं, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ भाई आपको बातें चीजें पता है। जल्दी बताओ, कोई भी एनी वन ऑफ देम है, रेज योर हैंड। ऑफिस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी बताइए बताइए। रुको रुको मैम, मैंने हैंड रेस करने को बोला, एक मिनट, हैंड रेस करने को बोला मैंने। बताइए राकेश सर, आप बताइए। किसी भी सरकारी पद पे उसका लाभ ना लेता हूँ। हाँ जी बताइए मैम, आशा मैम, अब आप बताइए। इसका मतलब उसके पास मतलब उसको बिजनेस या कोई प्रॉफिट ना हो, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट जैसा लग रहा था। नहीं देखो मैम, इसके अंदर सिंपल सी बात यह है, किसी भी गवर्नमेंट उससे ना वो कोई जॉब ना कर रहा हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज उस जॉब में रह के ना ले रहा हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? अगर वो दो चीजें एक साथ करेगा, वहां भैया तुम गवर्नमेंट का फायदा भी ले रहे हो, तो वो काम प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर एक चीज का बेनिफिट आपको एक बार ही दिया जाए तो वो बढ़िया है, ठीक है, वरना आप दोनों चीजें खराब कर दोगे। तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते। ये सबको बात समझ आ गई? किसी को कुछ चीज ना समझ आई हो इसमें? तो दोनों के लिए ना, सिर्फ सरकारी पद से ही मतलब नहीं, दोनों प्राइवेट भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों आ जाएंगे। किसमें? नहीं सर, इस आर्टिकल के अगर रिगार्ड में बात करी जाए ना, तो सिंपल सी देखो एक बात कह रहा है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर से अभी सर ये गवर्नमेंट के रिगार्ड में बात कर रहा है, तो यहां मैं आपको गवर्नमेंट के रिगार्ड में ही बात कराऊंगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी अगर बात करें तो जो वर्ड कहे गए हैं वही वर्ड आपको आंसर में देने हैं, ठीक है। वहां आप ये सोचने लग जाओ यार प्राइवेट सेक्टर का तो नहीं है, यार प्राइवेट प्रॉफिट भी तो ले रहा है, पर ये आर्टिकल उस बारे में जब कुछ कह ही नहीं रहा तो आपको उधर जाने की अभी नीड नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर दोगे,
ठीक है। हाँ, कहीं आगे ये प्राइवेट बॉडी के बारे में या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बारे में अगर बात करता है देन हमें वो मेंशन करना है। लेकिन अगर सेक्शन के आर्टिकल के रेफरेंस में मान लीजिए यही आर्टिकल है तो हम फिर प्राइवेट सेक्टर को हम छुएंगे ही नहीं, हमें वहां जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगर ये बात कह रहा है, ये कुछ सोच के ही वो बात कह रहा होगा, तो हम इधर उधर ना जाके पहले उस पर, हाँ अगर कहीं आगे कह रहा है और आगे उस सेक्शन का क्वेश्चन में, उस आर्टिकल का क्वेश्चन में रेफरेंस है या मेंशन है, तब हम उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन जो इसने बात किया थी अभी, इसने बस लोकल बॉडीज, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है, वो हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके रिगार्ड में हम वहीं तक ही अभी सीमित हैं, वहीं तक ही रहेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको क्वालिफिकेशन? अब आ जाइए फटाफट से यस सर। आर्टिकल 58 के अंदर जो बात करता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए, पहली जो कंडीशन है वो ये है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। जो भैया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ना तो वो किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनमें से किसी का भी मेंबर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन भाई थे ये? सचिन राज, चलो जो भी हो, ठीक है, किसी भी मेंबर, उसके वो मेंबर नहीं होने चाहिए हाउस के। ठीक है, पहली चीज ये है, और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के भी वो मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी हाउस के या फिर, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब किसी भी हाउस के, या फिर वो किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, तो उस कंडीशन में उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। कब? जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेंगे उससे पहले। ठीक है, उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। कब? जिस दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेंगे। ये चीज समझ आ गई सबको? कोई इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, अगला है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, इसमें आपका एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो वहां से आप जो आप उस सेक्टर की बात कर रहे थे यहां से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी क्या है, प्रेसिडेंट शैल इंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेंट पे नहीं करना। किस चीज का? टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस शैल बी आल्सो एंटाइटल्ड टू सच emoluments, allowance and privileges as may be determined by parliament by law। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जितनी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करी गई हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, वो सारी फैसिलिटीज वो यूज कर सकते हैं। रेजिडेंस जो उनका ऑफिशियल है उसको वो पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको रेंट पे वगैरह रेजिडेंस का पे नहीं करना। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, यहां क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, जो भी उनको अलाउंस वगैरह, ठीक है, इमोलूमेंट्स वगैरह जो भी उनको दिए गए हैं, ठीक है, वो उनके खत्म नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ना ही कम किए जाएंगे। कब? जब उनके ऑफिस का टेन्योर, जब उनके ऑफिस का टर्म्स चल रहा होगा उस टाइम पे, मतलब जो जिसका फिक्स है वो उसको वैसे ही मिलता रहना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब आ जाइए फटाफट से ओथ। देखो भाई, ओथ में सिंपल है, ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन दिला सकते हैं? सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एआईबी में आ सकता है, एआईबीई के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना। लीगल राइट्स, जो राकेश सर हैंड रेस कर रहे हैं, हाँ जी सर बताइए।
कुछ क्वेरी है या? हाँ जी, पहले का एड्रेस अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो इसके अंदर देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो ओथ कराते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो उनको शपथ दिलवाएंगे, ओथ करवाएंगे, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए सीजेआई नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीनियर मोस्ट जज है, वो उनको ओथ दिलवाएंगे, यानी कि शपथ दिलवाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसको कौन ओथ दिलवाता है, क्योंकि हम सीजेआई के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आगे हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो किसको कौन ओथ दिलवाता है, आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसमें नीचे ओथ दी गई है, क्या वो बोलते हैं वो आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपीचमेंट मतलब होता है पद से हटा देना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर आप पद से हटाओगे तो आप कैसे हटाओगे, क्या उसका प्रोसीजर है? एनी वन ऑफ देम हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग? किसी को पता है तो बताओ जल्दी से, अगर नहीं पता तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। आपने बताया था ना कि लॉ को नहीं मान रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी। हाँ, वॉयलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। बट इसमें मुझे बताइए क्या प्रोसीजर होगा हटाने का, किसी को ये पता है तो बताओ। एनी वन ऑफ देम? हाँ जी सर, बताइए, राकेश सर। इसमें जो है ना, इसमें मेरे ख्याल से 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है, और 2/3 वो जो है ना अपना, इसमें जो सदन की संख्या है वो बहुमत मतलब पारित होना चाहिए सबसे। क्या पारित होना चाहिए? पॉलिटिक्स में तो थोड़ा सा मेरे को ज्ञान है। नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है सर। देखो, इसके अंदर मैं बता देता हूं क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहली जो बात है, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, अरे रेड आ गया, चलो कोई नहीं, ये ब्लैक की तरह ही चल रहा है। आर्टिकल 61, ठीक है। सबसे पहले बात देखो भाई, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना चाहते हैं तो आप हटाओगे, वॉयलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, अगर इंपीचमेंट आपको हटाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इसी ग्राउंड पे आप हटा सकते हो, ठीक है। 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। किस चीज का नोटिस? कि आप रिजोल्यूशन लाना चाहते हो, इंपीचमेंट के लिए आप क्या लाना चाहते हो? रिजोल्यूशन लाना चाहते हो, ठीक है। 14 डेज का नोटिस, ये कौन सा हाउस दे सकता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई सा भी हाउस दे सकता है, ठीक है। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो सकता है वो, ठीक है। ऑनलाइन वालों को जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, होप सो भाई आपको भी ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब क्या है, ये जो 14 डेज का नोटिस है ना, ये जो 14 डेज का नोटिस है, इस नोटिस को
कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इस नोटिस पर कितने लोगों के साइन होने चाहिए, एटलीस्ट जितनी उस हाउस की जनसंख्या है, जितने उस हाउस के मेंबर हैं, उस मेंबर के 1/4, जितने टोटल मेंबर हैं उसके 1/4 जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस नोटिस पर सिग्नेचर किए होने चाहिए। सिग्नेचर क्यों किए होने चाहिए? ताकि ये पता लग जाए इतने लोग इस नोटिस को सपोर्ट करते हैं। ये वाला फर्स्ट स्टेज समझ आ गई आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन पहले आपको नोटिस लाना पड़ेगा जिसमें 1/4 लोग उसको सपोर्ट करते हो, मेंबर जिस भी हाउस के हो, टोटल 1/4 पार्ट होना चाहिए रिजोल्यूशन लाने के लिए। और रिजोल्यूशन कौन ला सकता है? इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहां से कोई भी। पहली चीज तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में अब रिजोल्यूशन आ गया, ठीक है। क्या आ गया सेकंड स्टेज में? अब ये जो रिजोल्यूशन आया है, अब इस रिजोल्यूशन को आपको क्या करवाना पड़ेगा? पास। आपको इस रिजोल्यूशन को करवाना पड़ेगा पास, जो काफी ज्यादा जरूरी है। और ये पास कितने उससे होगा? ये पास होगा 2/3, ठीक है। जितनी उसी सेम हाउस की, जितनी उस सेम हाउस की वो है टोटल मेंबर हैं, उनका 2/3 अगर इस फेवर में है कि भैया ये रिजोल्यूशन आना चाहिए, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, रिजोल्यूशन आ जाएगा। अगर 2/3 से कम है तो रिजोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? किसी को सेकंड स्टेज समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। किसी को है तो हैंड रेस कर दो फटाफट से। आप भी भाई जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना भाई, मैं बता दूंगा। ये आ गया आपको समझ? अब आ जाइए थर्ड स्टेज पे। अब भाई इसके बाद जब एक हाउस ने कर दिया काम, मान लीजिए राज्यसभा ने करा ये काम, ये वाला, अब ये लोकसभा भी तो जाएगा, ठीक है। अब जब लोकसभा जाएगा तो लोकसभा क्या करवाएगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन। जो भी चार्जेस, जो भी एलिगेशंस लगे होंगे, किस चीज के रिगार्ड में? वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में, तो वो जाएगा लोकसभा, ठीक है। अगर लोकसभा ने रिजोल्यूशन पास करा है तो राज्यसभा, या फिर राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास करा है तो लोकसभा। अब दूसरे हाउस भी तो जाएगा, क्योंकि एक हाउस ने तो अपना काम कर दिया। अब दूसरे हाउस नहीं भेजोगे तो फिर तो ये तो गलत है ना। तो दोनों हाउस में से कोई भी हाउस कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अपोजिट वाले हाउस को भेजना पड़ेगा। अब भैया चले गए आप लोकसभा। लोकसभा में पहली चीज क्या हुई? भैया जो भी चार्जेस रिजोल्यूशन में है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और यहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको भी तो अपना डिफेंड करने का राइट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ना भाई? तुम किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी तो अपने बोले ना। राइट टू डिफेंस हर एक का होता है भाई। तो यहां पर चार्ज देखे जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। और राइट टू डिफेंड, भाई ये भी तो देखा जाएगा। राइट टू डिफेंड उन्हें है भी, मतलब उनको डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी वहां पर जाकर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन वगैरह देंगे, अपने आप को वो डिफेंड करेंगे, ठीक है।
यहां तक समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, थर्ड स्टेज तक। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए भाई फोर्थ स्टेज में जिस हाउस ने इन्वेस्टिगेशन कराई है, ठीक है, उसकी टू थर्ड मेजोरिटी इस फेवर में कि भाई ये जो रिजोल्यूशन है ये सही है, जो इन्वेस्टिगेशन करी गई है वो सही है, ठीक है, जो भी यानी कि वो वॉयलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, अगर टू थर्ड मेजोरिटी इस चीज को पास कर देती है, इस चीज को मान लेती है, ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन सक्सेसफुल माना जाएगा, रिजोल्यूशन पूरी तरीके से पास माना जाएगा। और क्या हो जाएगा? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या हो जाएगा? इंपीचमेंट। तो ये सारी स्टेज आपको समझ आ गई भाई? टू थर्ड मेजोरिटी एग्री हो गई कि भाई जो कराई ये सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टू थर्ड मेजोरिटी फेवर में कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल सही वो बात कही गई है, तो क्या हो जाएगा? वॉयलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, इस यहां स्टेज में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन में सही पाया गया और टू थर्ड मेजोरिटी ने उसको कर दिया पास, फेवर में चले गए टू थर्ड, इन्वेस्टिगेशन भी सही पाई गई और टू थर्ड मेजोरिटी ने भी पास कर दिया, तो ऐसे में भैया फिर वो चीज इम्पीचमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? फटाफट से एक बार बोल दो ताकि मेरे को भी क्लियर हो जाए कि यार किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ जी, भी आ गई है। आशा मैम आ गई सर। ठीक है, और यहाँ जितने बैठे हैं फिजिकली आप लोगों को आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बल्कि फिजिकली वालों को आ जानी चाहिए, कल भी उन्हें इस बारे में बताया गया था कल की क्लास में। ठीक है भाई, अब ये चीज आपको समझ आ गई? अब आ जाओ आर्टिकल 62 के ऊपर। देखो भाई, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है उसके ऑफिस के टेन्योर के इलेक्शन के रिगार्ड में। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर खत्म होने वाला होता है उससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। जो आपका आर्टिकल 62 का क्लोज 1 कह रहा है वो यही बात कह रहा है कि भैया जब तक वैकेंसी निकले उससे पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्लोज बात ये कहता है कि अगर 1% मान लीजिए भगवान ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की या तो डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं या उनको हटा दिया जाता है या किसी और कारणवश से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रह सकते, तो ऐसे में विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हो जाने चाहिए, 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। और फिर जो नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे उनका जो टेन्योर है उनका टेन्योर पूरा चलेगा 5 ईयर। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए भैया नए प्रेसिडेंट बने थे, 2 साल तक ही काम कर पाए, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया या इंपीचमेंट हो गया या किसी और रीजन से नहीं रह पाए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 6 मंथ्स के अंदर नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो हुआ, इलेक्शन हुआ, नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं अगर 2 ईयर ये कंप्लीट करके गए हैं तो 3 ईयर फिर ये कंप्लीट करेंगे, नहीं, रोंग है बिल्कुल।
वो जो है 5 ईयर के लिए ही आएंगे, 5 ईयर्स के लिए ही आएंगे वो। टेन्योर उनका पूरे 5 साल का होगा। ये नहीं होगा कि 2 साल ही है तो 3 साल ही नहीं। अगर 2 साल में इनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, नहीं बन पाई है, मतलब नहीं रह पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ये जो नए वाले आएंगे 5 ईयर रहेंगे। फिर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो आपका आर्टिकल 62 का क्लोज 2 बताता है। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत इन जितने भी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े हैं? नहीं, मैं अभी तक तो नहीं। देखो भाई, 1 घंटा हो गया, एमसीक्यू करा दो वाइस प्रेसिडेंट का। देखो भाई, अब आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हमें हो चुका है क्लास हमारी चलते हुए। मैं अब जो आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, तो हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कल पढ़ेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से कवर कर ले, क्योंकि आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अब हमारी अगली क्लास में, क्योंकि जो हमारी टाइम लिमिट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की। तो उसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर पाए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए भाई। अपने एमसीक्यूज वगैरह की भी वीडियोस हम डालते हैं, उसको देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके बता दो ना, हम उसका टाइमली रिप्लाई आपको कर देंगे। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को प्यार करिए, खुश रखिए और डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, बड़ी बेकार चीज है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।